कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आज भी हमारे यहाँ सुंदरकांड और भोज की व्यवस्था है, तो बहुत मुश्किल से मैंने इस पार्ट को तैयार किया है, तो कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट, लाइक और आप लोगों का प्यार ही मुझे किसी भी परिस्थिति में कहानी को बनाने के लिए और आप लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। लग तो रहा था कि पार्ट तैयार नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत और थोड़ा सा नींद को त्याग कर आप लोगों के लिए पार्ट बनाया है, तो उम्मीद करती हूँ लाइक और कमेंट भर भर कर मिलेंगे मुझे। तो मैं चलिए अब अपने मायके का फंक्शन एंजॉय करने। दूसरे चैनल पर वीडियो आ पाएगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं ले पाऊंगी, कोशिश करूंगी। अगर नहीं हो पाएगा तो आप लोग भी समझिएगा और आप लोग कहानी को एंजॉय कीजिए। कुछ सकुचाते हुए नए रिश्ते और नई भावनाओं के साथ किसी की बहू, पत्नी, देवरानी से ठानी बनकर स्नेह ने कदम डेहरी के अंदर किए। लाल चुंदरी की साड़ी में सर से चुनरी का पल्लू किए यहाँ सब मेहमानों के बीच लजाती शर्माती उसे देख नीता का दिल खुशी से भर उठा। मोह को एक बार फिर बिना कुछ कहे सुने वहाँ सबको देखते हुए जाना पड़ा। गाड़ी में भी उसकी कोई बात नहीं हो पाई थी, साथ में विवेक जो था। स्नेह झीनी सी चुंदरी से उसे जाते हुए देखा था, बस वो पलटा भी, पर उसके वो गठजोड़ उसे देने के चक्कर में जो उसने उसका हाथ छुआ था, उससे ही वहाँ बैठी महिला मंडली की हंसी ऐसी गुजी थी कि देख नहीं पाई थी कि उसकी आंखें क्या कह रही थी। विभा, ये तुम्हारी बहन मुझे पहले दिन ही भा गई थी, विनीता विभा से चटक कर बोली थी। तो विभा खुलकर मुस्कुरा उठी। उसकी प्यारी सी बहन उसके पास आ गई थी। विभा, स्नेह को अपने कमरे में ले जाओ, कुछ लोग आज ही जाना चाहते हैं। मानती हूँ स्नेह काफ़ी थक गई होगी, पर उसे वो मोह साड़ी लाया था ना, वो पहनाकर बाहर ले आना। अब मुँह दिखाई तो करवानी ही पड़ेगी ना, जानती तो हो तुम औरतों को। जी माँ, कोई बात नहीं, स्नेह समझती है। स्नेह, उसने उसके चेहरे पर हाथ लगाकर कहा। दीदी, वो धीरे से बोली थी। चलो मेरे कमरे में। हाँ भाई, अपने कमरे में ही ले जाओ। विवेक की दुल्हन, पता चले दूल्हे के कमरे में भेज दिया तो हो गई फिर मुँह दिखाई। छेड़खानी का दौर शुरू हुआ था और स्नेह और सिमट गई थी। तो इसमें गलत क्या है? मेरी बहन है ही इतनी सुंदर, अगर मेरे जेठ जी नहीं निकलने देंगे कमरे से तो कोई बड़ी बात नहीं। विभा ने मौके पर दांव दिया। अरे तो हमें भी दिखाओ, तभी तो कहेंगे कि सुंदर है कि नहीं, या फिर मोह ही दर्शन करेगा पहले। एक खिलखिलाता हुआ स्वर गूंजा। दीदी, स्नेह धीरे से विभा का हाथ दबाकर बोली, तो विभा धीरे से उसे कमरे की तरफ ले आई। भूख लगी है? विभा उसका पल्लू चेहरे से हटाकर अपने ही आंचल से स्नेह का मुंह साफ कर बोली। नहीं दीदी, अभी भूख नहीं है। स्नेह कुछ गहरी सांस लेकर बोली। पहले पहले मुझे भी ऐसा लगा था, घबराहट सी हुई थी, पर जब भैया के साथ रहने लगूंगी ना स्नेह, तो सब आसान हो जाएगा। और फिर मैं भी हूँ ना, वो प्यार से बोली। अच्छा सुनो, थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर साड़ी पहन लेना। और ये जेवर, माँ कह रही थी कि ये भैया की माँ के हैं, उन्होंने पहले से ही बनवा लिए थे। शायद जान गई हूँ कि ज़्यादा दिन रहेंगी नहीं। वो बेहद खूबसूरत बॉक्स उसके सामने खोल कर बोली। स्नेह ने हल्के हाथों से उसे छुआ। थोड़ी देर लेट जाओ स्नेह, मैं सब संभाल लूँगी, तब तक मेरी बहन थक गई होगी। दीदी, वो कुछ भावुक होकर विभा के गले लग गई। अब रोना नहीं, देखो मो भैया से कोई पंगा तो लेगा नहीं। तो माँ कह रही थी ज़रूरी रस्में करके आज ही मंडप हटवा देंगी। तुम्हें उनके कमरे में भी तो जाना है, सुहाग रात भी तो आज है, वो हंसकर बोली। तो स्नेह रोना छोड़ शर्म से लाल हो गई। अच्छा चलो मेरी जेठानी जी, आराम कर लो। दीदी, स्नेह उसके यूं बोलने से बोली थी। अच्छा स्नेह, अब तैयार हो जाओ जल्दी से, यहाँ सब औरतें कहने लगती हैं। फिर विभा बोली तो स्नेह जल्दी से पेटीकोट और ब्लाउज लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वाकई मोह था तो कमाल। सुर्ख मैरून ड्रेस में मिरर वर्क साड़ी में लिपटी हुई साड़ी जो स्नेह पर यूं सेट हो गई थी कि खिलकर निकली थी उसकी सुंदरता। उस पर गले में पड़ा वो रानी हार और नाक में सजी हुई नथ, माथे पर बेदी, हाथों में भरी हुई मैरून चूड़ियाँ। पूरे श्रृंगार को सजा कर जिप विभा ने उसकी बलाएं लेते हुए सिंदूर की डिब्बी उसकी हथेली पर रखी।
तो स्नेह को लगा जैसे ना जाने कैसी दुआ उसकी मिट्टी में थी, जो प्रेम से मिलते हुए आज सिंदूर के रंग में बदल गई थी। खैर मुँह दिखाई के लिए जब उसका सोना सा मुखड़ा पद्मा जी ने सबसे पहले देखकर सबको दिखाया, नज़रों में तारीफ तो सबके उतर आई थी, ऊपर से उसकी लाज से झुकी पलकें कुछ उम्र दराज चाचियों के मन में भी उतर गई। मोह की दुल्हन, सबके पैर छू लो, पद्मा जी ने कहा तो स्नेह ने उनकी बात मान सम्मान से पैर छुए। खैर आज की मुँह दिखाई जल्दी ही खत्म कर दी गई, क्योंकि मोह की आंखें देखते हुए स्नेह की बाकी रस्में भी तो होनी थी। विनीता ने उसे विभा की तरफ इशारा करते हुए झट से उठाया और अंदर ले आई। स्नेह अभी थोड़ी देर चुपचाप लेट जाओ, कुछ रस्में हैं, मैं और विभा निपटा लेंगे, और जब तुम्हारी ज़रूरत होगी तब तुम्हें ले जाएंगे। चेंज करोगी अभी के लिए? वो जल्दी से सब सामान समेट बेड पर स्नेह को बिठाकर बोली, तो स्नेह ने नामे सर हिला दिया। तो ठीक है, आराम कर लो, क्या पता रात को मिले ना मिले। वो इठलाई तो स्नेह अब की मुस्कुरा दी थी। वाकई वो बहुत थक सी गई थी, कब सोई पता ही नहीं चला। उधर मोह उसे छोड़कर कमरे में ही आया था। कमरे का हुलिया चेंज था बिल्कुल, शायद उसके जाने के बाद डेकोरेटर आया था। कल की थकान उस पर भी हावी थी, पर अभी के लिए स्नेह की उसे बेहद ज़रूरत थी। उसका रोता हुआ मुंह उसे अब भी याद था, नाराज़गी अपनी जगह, पर उसका रोना उसे अच्छा नहीं लगा था। एक शब्द नहीं बोली थी वो उससे, और तो और ढंग से देख तक नहीं पाया था वो उसको। 7 फेरों के वक्त उसका यूं पीछे चलना, उसके साथ कन्यादान के वक्त उसके हाथों की अपने हाथों में महसूस हुई गर्मी, ना जाने कितनी बार हाथ थामा होगा उसने स्नेह का, पर जो एहसास कल हुआ था वो कभी नहीं हुआ। अजीब था ना, दुल्हन, उसकी सिंगार उसके नाम का, पर उसे ही देखने को नहीं मिला था। ऊपर से जब तक मुँह दिखाई ना हो तब तक के लिए लिया हुआ उसका पल्लू अभी के लिए उसने चेंज किया था। कुछ देर बाद जब रूम से बाहर आया तो देखा मुँह दिखाई चल रही थी। अनुज विवेक आनव आकर सो गए थे, जहाँ जगह मिली वहाँ। वो वापस रूम में आया, हाथ में पकड़ा तौलिया उछाल कर गुलाब की पंखुड़ियों से भरे बेड पर फेंका और कुछ चिढ़ता हुआ बालकनी में चेयर पर बैठ गया। आंखें टेक लगाकर बंद की तो स्नेह ही नजर आई थी उसे। नाराजगी अब भी सारी थी, बस तड़प में थोड़ा दब गई थी। शाम विदा होकर रात का आगमन हुआ, मेहमान विदा हुए, बस कुछ ही रह गए थे। डिनर का वक्त हुआ। स्नेह स्नेह, दूर से आती हुई आवाज़ पर एकदम वो उठकर बैठी और सामने नीता जी को देख एकदम याद आया तो वो हड़बड़ा उठी। जी आंटी, वो मैं, स्नेह पल्लू संभालते हुए बोली। अरे बस बस, इतना ना घबराओ, मैं वैसी वाली सास नहीं हूँ, और तुम्हें पाकर कोई वैसी सास बन भी नहीं पाएगा। और आंटी ने माँ कहो स्नेह, नीताजी प्यार से बोले। तो मुस्कुराकर स्नेह ने हामी में सर हिलाया। अच्छा सुनो, आज एक प्रॉब्लम हो गई है। गांव वाली बुआ कह रही हैं कि आज दिन नहीं अच्छा है तो मंडप नहीं हटेगा, तो तुम मोह के कमरे में नहीं जा सकती आज। अब मुश्किल ये है, तुम्हें तो मैंने ये समझा दिया, पर तुम्हारे पति को कौन ये समझाएगा। वो कुछ यूं बोली कि स्नेह ने हैरानी से उनकी तरफ नज़र उठाकर देखा। क्या हुआ, मॉडर्न सास हूँ, इतना तो बोल ही सकती हूँ। अब मोह बेटा है मेरा, जानती हूँ कि तुम आज कमरे में नहीं जाओगी तो वो नाराज नहीं हो जाएगा। सही बात है चाची, आप बता देना ये बात मोह भैया को, ठीक है। विनीता और विभा आते हुए बोली। नहीं मैं नहीं, मैंने दीदी को बोल दिया है, वो कह देंगी। अच्छा, मोह ने चाय मांगी है, भिजवाई, कह रहा था भूख नहीं है। नहीं मैं बना देती हूँ, विनीता बोली। दीदी मैं भी चलूँ, स्नेह बोली थी। तुम आराम कर लो स्नेह। नहीं मैं चलती हूँ, वो साड़ी संभालते हुए आगे बढ़ी थी। अच्छा सुनो स्नेह, थोड़ा पल्लू रखना सिर्फ आज के लिए, जब सब चले जाएंगे ना तो तुम जींस भी पहन लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। आखिर मॉडर्न सास हूँ ना, नेताजी बोली तो स्नेह ने मुस्कुराकर हल्का पल्लू खींचा था। दीदी मैं बना देती हूँ, स्नेह विनीता से बोली थी। हाँ हाँ बना लो, तुम्हारे पति देव के लिए ही है, और दे भी देना, वो उसे छेड़ते हुए बोली। आपको पता है दीदी, हमारे घर में सबसे अच्छी चाय स्नेह बनाती है, विभा घमंड से बोली थी कि विनीता कप निकालने के लिए मुड़ी थी। मोह किचन के दरवाजे पर ही खड़ा था, शायद चाय के लिए दोबारा बोलने आया था। मुड़ देखकर साफ लग रहा था कि पद्मा जी ने खबर उस तक पहुंचा दी थी।
धीरे से निकल लो, वो बेहद धीमे विभा से बोली थी। तो विभा भी मुस्कुराकर बहाने से किचन से निकल गई। स्नेह, जी दीदी, वो अदरक कूटते हुए बोली थी। तुम चाय बनाओ, तब तक मैं देखती हूँ सबके कमरों में कंबल पानी पहुँच गया है कि नहीं, फिर साथ में खाना खाएंगे, विनीता बोली और निकलते हुए मोह की तरफ शरारत से मुस्कुराई थी। उठा के ना ले जाना देवर्षि मेरी देवरानी को आज, उसके करीब आकर वो बोलते हुए निकली थी, जिसका मोह ने कोई जवाब नहीं दिया था। कहाँ थी अब तक? मोह उसके पीछे आकर खड़े होकर बोला तो स्नेह एकदम हड़बड़ाकर मुड़ी। संभल के, भूल गई हो क्या शादी करके मेरी आवाज़? वो एकदम उसके हाथ से छूटा हुआ अदरक कूटने का मुसल पकड़ता हुआ बोला। नहीं तो आपको चाय चाहिए थी ना, वो धीरे से बोली थी। चाहिए तो तुम थी, पर तुम मेरे मन का कुछ नहीं करती तो और किसी से क्या ही उम्मीद। वो उसके पल्लू के अंदर झपकाती हुई पलकों को देख बोला तो स्नेह ने उसे आंखों में उतारा। ग्रीन कॉलर टी शर्ट, नीचे ग्रे ट्राउजर, माथे पर आए बालों के बीच हल्का पड़ चुका रोली का टीका, गले में उसकी माँ की पहनाई हुई चैन और आंखें, उफ, एक तो ना सोने की सुर्खी, ऊपर से हल्का रूठा हुआ रंग। ना जाने कितना प्यार आया था उस पर स्नेह को। ये पति भी ना बड़े प्यारे होते हैं, कभी कभी जब इनका लड़ने का मूड होता है तभी ना जाने कैसे ये इतने सुंदर दिखने लगते हैं। स्नेह सोच कर ही मुस्कुराई थी। उसे उस झीनी सी दीवार ने पीछे से पूरी आंखों से देखकर। और लंबा घूंघट खींच लो, मैं पति थोड़ी हूँ तुम्हारा, मोहल्ले की दादी हूँ, वो धीरे धीरे उससे बोला था। तो स्नेह जो अभी तक उसके ये ताने फोन पर सुनकर मुस्कुराहट रोक तब भी लेती थी, पर अभी आती हुई हंसी होठ काटती हुई रोकने की कोशिश कर रही थी। वो स्लैब से टिकी हुई और वो उसके ठीक सामने खड़ा हुआ, इतना कि स्नेह को उसकी सांसों की महक साफ महसूस हो रही थी। चाय दूँ आपको? पल्लू हटा कर दो वरना रख लो। सुनिए ना, स्नेह वैसे ही बोली थी, पता नहीं कितना, पर बहुत अच्छा लग रहा था उसे यूं रूठी हुई बातों के पीछे प्रेम दिखाते हुए देखने में। ये रूप भी तो अपने पति का मन को गुदगुदा जाता है। अब भी नाराज है क्या? नहीं तो तुम्हारा पल्लू देखकर मान गया ना कि मेरी वाइफ कितना अच्छा मनाती है मुझे। वो कुछ यूं बोला कि स्नेह उसके मुंह से खुद के लिए वाइफ सुन शर्म से मुस्कुरा उठी थी। आप ही उठा लीजिए पल्लू, स्नेह धीरे से समट कर बोली थी तो मोह ने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए उसका आंचल छुआ। कौन है रसोई में? पीछे से आवाज़ आई तो दोनों ने मुड़कर देखा, गांव वाली बुआ थी। जी मैं हूँ बुआ जी, स्नेह एकदम से आगे आकर बोली थी। कौन? मोह की दुल्हन? जी, स्नेह सुन सकुचाई थी। पीछे स्लेब से लगा हुआ मोह खड़ा था, कुछ चिढ़ा हुआ। अच्छा ठीक है, मेरा चश्मा कमरे में ही रह गया है, ज़रा पानी दे देती। अनुज की दुल्हन रखाई थी, हाथ लग गया तो गिर गया, और ज़रा कमरे तक छोड़ देना। ना जाने कैसे कमरे बनवाए हैं नीलेश ने, सब एक ही जैसे लगते हैं। वो रसोई की चौखट से ही बोली तो स्नेह ने जल्दी से उन्हें पानी दिया और फिर हाथ पकड़ पीछे एक नज़र डालते हुए उन्हें कमरे तक छोड़ने गई। उधर से वापस वो जल्दी से किचन की तरफ आई। मोह वहाँ नहीं था, चाय वहीं रखी हुई थी, उठाकर भी नहीं ले गया था। रात काफ़ी हो चुकी थी, कल की थकान से लगभग सब सो चुके थे। आज अनुज और विवेक मोह के साथ कमरे में शिफ्ट हुए थे, साथ में आनो भी, और वो और विनीता विभा एक साथ। उसे ये बात विभा ने बता दी थी। स्नेह आ जाओ, आराम कर लो, विनीता ने उसे ऊपर वाले कमरे की तरफ से आते हुए देखते हुए कहा। जी दीदी आ रही हूँ, बस आप चलिए, मैं पानी पीकर आती हूँ। ठीक है, कोई ज़रूरत हो तो साथ में चलूँ? तुमने खाना भी ढंग से नहीं खाया था। नहीं आप चलिए दीदी। ठीक है, जल्दी आना। और स्नेह, अगर प्रॉब्लम ना हो तुम्हें तो प्लीज़ हॉल की ये एक लाइट ऑफ कर देना, वो बेहद प्यार से बोली थी। जी दीदी, स्नेह कुछ दुखी हुई थी। जानती थी खाना भी नहीं खाया है मोह ने और चाय भी नहीं पी। इतना तो वो जान गई थी कि उसका कमरा ऊपर है, अब ऊपर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, और फिर घर भी नया था उसके लिए। नीचे के कमरे उसने देखे तब भी हैं, पर ऊपर तो अभी तक गई भी वो नहीं है। तो उसने लाइट ऑफ कर कदम धीरे से विनीता के कमरे की तरफ बढ़ाए ही थे कि सीढ़ियों की तरफ खाली जगह में मोह ने उसे एक झटके से खींचा।
कर लिया सारा काम। वो उसे अंधेरे में दीवार से सटाकर उसका एक हाथ पकड़ मोड़कर उसकी पीठ से लगाकर उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, आपने चाय क्यों नहीं पी? जब चाय बनाने वाली बिना हाथ में चाय पकड़ाए छोड़कर जाएगी तो मैं चाय नहीं पीऊँगा। हाँ तो क्या कह रही थी किचन में? आप नाराज़ हैं अभी भी? नहीं। उसके बाद वो शोखी से उसके कान के पास होठ ले जाता हुआ बोला। वो स्नेह की पलकें भारी सी होने लगी। यूं एहसासों से बचकर उसे छूने के लिए उसने अपना दूसरा हाथ ऊपर उठाया कि उसकी चूड़ियां खनक उठी। कर लो आवाज़, अभी फिर कोई आ जाएगा। वैसे तो यहाँ सब भरे बैठे हैं ना, इसीलिए कि ये रस्म वो रस्म, मेरी ही बीवी मुझे नहीं मिल रही। वो चिढ़ा हुआ बोला तो स्नेह खिलखिला उठी। धीरे, दिमाग वहीं घर छोड़ आई हो क्या? हाँ, बात ही ऐसे कर रहे हैं, चूड़ियाँ हैं तो खनकेंगी ही ना। तो मत। नहीं। वो आगे बोलता उससे पहले ही उसने होठों पर हथेली रख बोली, कभी ऐसा ना बोलिएगा, भगवान करे मैं हमेशा ये सब पहनूं। वो धीरे से प्यार से बोली तो मुँह खामोश हुआ था। पॉकेट से मोबाइल निकाल उसने फ्लैश लाइट उसके चेहरे पर की थी। स्नेह की पलकें बंद हुई थी। वो उसी मैरून साड़ी में लिपटी हुई थी। वहीं सिंगार उसके ऊपर हल्का सा बिखर कर उसे और सुंदर बना रहा था। खुले लंबे बालों में पीछे से आधे बालों में लगा क्लचर, जिसमें निकली हुई बीच की मांग में लगा हुआ सिंदूर, माथे पर निकल आई कुछ घूमी हुई लटें, रेड बिंदी के नीचे आंखों में लगी हुई काजल की लकीर, नाक में पड़ी बड़ी नथ निकाल पहनी छोटी नथ जिसमें पड़ी हुई छोटी सोने की लटक होठों पर लगी हुई सुर्खी को छू रही थी। मचल सा गया था मोह का मन। एक तो स्नेह से इतनी मोहब्बत, ऊपर से उसका उसके रंग में रंगा अधिकार सहित वजूद। वो बेचैन सा हो उठा था। ऐसे मत देखिए ना। उसकी आंखों का ताव जब उससे सहन नहीं हुआ तो स्नेह ने मोबाइल की लाइट पर हथेली रख शर्मा कर कहा था, तो उसने मोबाइल लाइट ऑफ करते हुए उसे खुद की तरफ कसकर खींच लिया था। वो पहला शादी के बाद का आलिंगन। स्नेह की पलकें भीग गई थी। सिर्फ उसे ही इंतजार नहीं था, उसे भी उसका था। अभी तो ढंग से मना भी नहीं पाई थी वो उसे। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो उसके प्रेम में धैर्य रख लेती थी और मोह अधीर हो जाया करता। हाथ धीरे से रखो यहाँ पर। वो उसके हाथों की चूड़ियाँ संभाल कर पकड़ता हुआ सीने पर रख कर बोला, ताकि उनकी आवाज़ ना हो। तो स्नेह ने बिल्कुल अच्छी बीवियों की तरह उसकी बात मानी थी और वो उसके लबों पर झुका था। सुनिए, वो कुछ रस्में। स्नेह उसकी मनसा समझ शर्मा कर बोली थी। क्या चाहती होगी? नहीं नहीं ठीक है, वो तुरंत बोली थी और उसने उसके लबों की बेताबी से हल्का छुआ ही था कि अचानक आहट से स्नेह चौंकी। सुनिए, कोई है, वो धीरे से बोली। होने दो, वो बोलता हुआ उसके लबों को खुद में समेट चुका था। वो मोह के पापा थे। किसी काम से हॉल में आए और लाइट ऑन कर काम किया और तुरंत ऑफ करके चले भी गए। ये तो अच्छा हुआ उन सीढ़ियों के ऊपर की लाइट उन्होंने ऑन ही नहीं की। और स्नेह का भी अपने पति पर अभी तो बस नहीं था। जो बस में था वो ये कि उसने खुद को बिल्कुल समेट लिया था ताकि हल्की सी भी चूड़ियों की और पायल की आवाज़ ना हो। उनके साथ ही स्नेह ने उसके स्पर्श से बंद होती आंखों को गिरने दिया था। उसके कंधे से होकर उसके बालों तक जाती हुई हथेली से कलाई में पड़ी चूड़ियों का हल्का शोर भी हुआ था। उसका कमर और रखा हाथ उसकी कमर में बंधी हुई कमर बंद के हुक पर कसने लगा था, पर स्नेह ने उफ ना की थी। उसके प्रेम के आगे क्या कुछ और मायने रखता है। वो धीरे से उससे अलग जैसे ही होकर बढ़ती सांसों के साथ उस पर दोबारा झुका कि उसने उसके लबों पर हाथ रखा, क्योंकि दोबारा फिर कोई उठा था। अब की शायद ऊपर से आवाज़ थी, बस कोई आ जाएगा, घर में बहुत लोग हैं, मान जाइए ना। स्नेह प्यार से बोली थी। नहीं, वो जिद्दी हुआ था। प्लीज़, स्नेह इसरार कर बोली थी। सोच लो, अब खुद आना तुम, मैं नहीं आऊँगा। वो बोला तो धमकी देते हुए था, पर उसकी कमर पकड़े अब भी उसके गालों पर होठ चला रहा था। स्नेह के लब मुस्कुरा उठे। चाय नहीं पियेंगे? पीने कहाँ दे रही हो? वो कुछ ऐसे बोला कि स्नेह के मारे शर्म के आंखें बंद हो गई। क्या बोलते रहते हैं आप? वो इतना ही बोल पाई थी। जाओ सो जाओ, वो उससे दूर होता हुआ बोला।
सुनिए, बार बार मत पूछा करो कि नाराज हूँ कि नहीं। खुद के कर्म देख लो मिसेस स्नेह मोह चंद्रवंशी। उसके बाद बात करना। हाँ, हूँ नाराज और रहूँगा। मोह धीरे से बोलता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। जाओ अंदर। मोह रुक कर उसे खड़े देख बोला था तो स्नेह ने सर हिलाकर धीमे कदमों से विनीता के कमरे में एंट्री ली। वो अभी भी वहीं खड़ा था। मन तो उसका किया कि जाए ही ना कमरे में, पर फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था। स्नेह धीरे से अंदर आई। मिलाई देवरानी जी? विनीता ने लेटे लेटे ही पूछा तो स्नेह ने हैरानी से उन्हें देखा, फिर पलकें झुका ली। अरे शर्माओ मत, हम सब भी ये किए हुए हैं। वो विभा की तरफ देखकर बोली तो विभा हंस पड़ी। आ जाओ स्नेह, सो जाओ जल्दी आप। और ये थोड़ा साड़ी बदल लो, बहुत वजन है, कल बहुत काम है। विभा उसे शर्माकर ज़्यादा परेशान होते देख बोली तो स्नेह झट से हल्की साड़ी उठा बाथरूम की तरफ भाग गई। अगली सुबह यानी कि स्नेह का पिया के घर का दूसरा दिन। घर बेहिसाब अस्त व्यस्त था। ऊपर से स्नेह तो अपना सारा सामान ब्रीफ केस से ही निकाल कर पहन सकती थी, क्योंकि उसका सारा सामान तो मोह के कमरे में सेट होना था। अभी वो बेचारी नहाकर जैसे तैसे कपड़े सेट करके पहन चुकी थी। वो धीरे से किचन में आई। आ गई स्नेह? इतनी जल्दी भी क्या थी, सो लेती थोड़ी देर। मैं हूँ ना, विभा उसे देखकर बोली थी। नहीं दीदी, नींद ही नहीं आई। हाँ भाई, कैसे आएगी नींद? अब तो मोह भैया ही सुलाएंगे तभी आएगी। विनीता पलट कर बोली तो स्नेह मुस्कुरा उठी। आप भी ना दीदी, मैं कुछ हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं। ये हाथों की मेहंदी अभी संभाल कर रखो स्नेह। इसका रंग फीका होता तभी अच्छा लगता है। जब इस पर पति की नज़रों में उतरी तारीफ का रंग चढ़ जाता है। वो उसके हाथों को पकड़कर बोली। फिर भी दीदी कुछ हल्का फुल्का बता दीजिए। तो दे आओ मेरे बेटे को और अपने पति को चाय, पीछे से नीता जी बोली। देख लो स्नेह, मिलेगी कोई चाची जैसी साथ? मतलब देखो, बहुओं को बेटों के नखरे उठाने के लिए भेजती रहती हैं। बिल्कुल नहीं, क्यों उठाएं मेरी बहुएं बेटों के नखरे? मैं तो इसलिए भेजती हूँ कि ताकि सुधरे रहें कि इतनी सुंदर शक्ल देखकर। वो स्नेह की बालाएं लेकर बोली तो विभा और विनीता ने मुंह बनाया। अरे मुँह ना बनाओ, याद नहीं नए नए में तुम लोग की भी मदद किया करती थी मैं। हाँ वो तो है। वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसना हो गया हो, बाहर नाश्ता भिजवा दो। शांति हो ना, औरतें बातें बनाती है। फिर पद्मा आते हुए बोली। जी माँ, आप चलिए। विनीता चाय की ट्रे उठाकर बोली और विभा ने नाश्ता उठाया। नीता ने बाकी स्नैक्स। सुनना, अपने हाथ से चाय बना लेना और किचन के पीछे दरवाजे से निकल सीढ़ियों की तरफ निकल कर जाना। बाकी सब कमरे से बाहर आ गए हैं, सिर्फ मोह भैया नहीं उठे हैं अभी। विभा राजदारी से बोली। दीदी रहने दीजिए, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? तो सोचे, तुम्हारे पति हैं, कोई और तो नहीं। और फिर मना लो स्नेह उन्हें अब। कला का फ़ोन आया था कल, अपनी बाद में बताई। तेरी पहले पूछ रही थी कि स्नेह ने मोह जी को मनाया है कि नहीं। फिर कल हो सकता है भैया भी लेने आए तुझे। भगवान करे आज ये मंडप हट जाए। विभा दुआ कर बोली और चाय बनाने का बोल बाहर निकल गई। वो धीरे से कमरे के अंदर आई थी। कदम कुछ देर को थम से गए थे। ये उसका कमरा था अब हमेशा के लिए। ना जाने कितनी यादें बननी है यहाँ उसकी। ससुराल को वो पति वाला कमरा जिसमें हम रच बस जाते, हमारा बहुत बड़ा साथी होता है। हजार दुख सुख हम उसमें ही आकर हल्के कर लेते हैं। अभी के लिए कमरा सजा हुआ था। सुंदर दीवारों पर लगे गुलाब के फूल, ब्लू कलर की दीवारें, उसी से मैच होते पर्दे, छोटे से बालकनी, बड़ा सा वार्डरोब और सामने गहरी नींद में सोते हुए उसके पति देव। उल्टे लेटे हुए, हाथ में जकड़ा हुआ तकिया, जिसमें घुसा हुआ मुंह, बेतरतीब सी पड़ी चादर, हाफ टी शर्ट में नुमाया पूरे बेड को घेरे हुए था। बेड पर पड़ी हुई गुलाब की पेटल का वो हाल किया था कि स्नेह की अभी उनके बारे में सोचकर शर्मनी हंसी आ रही थी। खैर, स्नेह ने कमरे को देखने का प्रोग्राम बाद के लिए शिफ्ट किया, क्योंकि कब कोई आ जाए क्या पता। सुनिए, वो धीरे से आगे बढ़ ट्रे साइड में रख उसके ऊपर झुकी थी। पर फिलहाल उसके प्यारे पति देव कल रात को करवटें बदल बड़ी देर में सोए थे तो उन्हें सुनाई ही नहीं दिया। सुनिए ना। स्नेह उसके कंधे पर हाथ रख
उसे हिलाया तो मोह एकदम जगा था और पलटकर सामने वाले को खजाने की स्टाइल में मुड़ा तो सामने स्नेह को देख उसकी नजरें थमी। जॉर्जेट पीले रंग की हल्की मगर बेहद खूबसूरत काम की हुई साड़ी में स्नेह सब श्रृंगार से सजी हुई उसके सामने नजरें झुकाए खड़ी थी। उठ जाइए, मैं चाय लाई थी, वो धीरे से बोली थी। उसकी वो नींद से भरी हुई आंखें, उलझे बिखरे बाल, कुछ लापरवाह सा वजूद। वो धीरे से आगे बढ़ी थी, झिझकते ही उंगलियां उसके बालों में फंसाई थी, प्यार से उन्हें संवारा था। मोह ने धीरे से स्नेह की चूड़ियों से भरी कलाई पकड़ी थी। मेहंदी से लिखा उसका नाम उसकी हथेली पर लिखा उसे बेहद खूबसूरत लगा था। मोह ने कटीली हुई पलकें उसकी तरफ की थी। वो आई थी उसके पास खुद से, उसका दिल धड़क रहा था तो स्नेह धीरे से उसके करीब बैठी थी, जैसे जान गई हो वो क्या कहना चाहता है। सर दर्द हो रहा है, स्नेह प्यार से उसकी आंखें देख बोली थी। रात में नींद ही नहीं आई, वो उसके इस रोब को नज़रों में उतारता हुआ भारी आवाज़ में बोला था तो स्नेह ने बड़े प्यार से उसे देखा था। असीम रंग समेटे था वो, कभी यूं आलिंगन में भर मचलता कि दुनिया की परवाह भी ना होती और कभी यूं सामने बैठ सिर्फ देखता जैसे उसकी मोहब्बत को किसी एक ज़रूरत में बांधना मुश्किल हो जाता। स्नेह धीरे से उसके सीने से लगी थी। सच ही तो है, मोहब्बत एक ही थोड़ी ना जताएगा, उसे भी तो उस लाज के आंचल को छोड़ना होगा। कुछ कहना है मुझे आपसे? बोलो ना, वो उसे बाहों में भर कर कुछ झुक लेटता हुआ बोला। अभी नहीं, रात को, वो शर्माई सी बोली थी। रात को मिलोगी तो बोलने दूंगा क्या मैं? मोह आंखें बंद किए हुए ही कुछ हंसकर धीरे से बोला तो वो उसकी बात समझ लाश से सिमट उठने को हुई तो वो फुर्ती से उसे लेकर पलट गया था। पलके झुक कर गालों में सुर्खी के साथ उसका सिंगार और निखार गई थी। बोलो ना, मोह उसके गले में मुंह घुसाकर सूखी से बोला था तो स्नेह की सांसें अटक गई थी। उसका छाया हुआ खुद पर यूं हक से वजूद गर्म सी सांसें उसने कस कर साड़ी मुट्ठी में भरी थी। उसके लबों का स्पर्श उसे अपने कान के पास कुछ यूं लग रहा था कि उसकी पलकें खुली नहीं पा रही थी। वो मैं कह रही थी, वो वैसे ही अटक कर बोली थी कि मैं तुमसे अब भी नाराज हूँ क्या? मत पूछो ये सवाल, मुझे खुद नहीं पता उसका जवाब। ये तुम्हारी कमर पर निशान कैसा है? जी, वो एकदम हैरान हुई थी। उसने आंखें झट से खोली। वो उसके पेट पर सर रखे, साड़ी हटाए, कमर पर पड़े उस निशान को छूते हुए देख रहा था कि दरवाजे पर एकदम दस्तक हुई। स्नेहा हड़बड़ाकर उसके पहलू से निकलते हुए खड़ी हो गई। आप चाय पी लीजिए, मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि मैंने आपको दी नहीं। वो जल्दी जल्दी चाय केतली से निकाल कप में करके बोली। मुँह जला लूँ, पी लूँ एकदम, क्योंकि मेरी बीवी को कोई देख लेगा मेरे साथ। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? स्नेह उसे कप पकड़ाती हुई बोली। मैं नहीं पीऊँगा, वो गुस्से से उठता हुआ बोला। आप पिएंगे, कल भी आपने ऐसा ही किया था। वो उसका चेहरा हाथों में भर आंखें उसके चेहरे पर टिकाकर बोली तो मोह कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखों की इल्तिजा ठुकरा ही नहीं सकता था वो। ऊपर से उसकी प्यारी बीबी एकदम हड़बड़ाए हुए सब लाज शर्म भूल गई थी और बीबियों वाले अवतार में आ गई थी। एकदम से उसके बाल खुद ही सही कर, उसके आदतन बेड की चादर ठीक कर, तकिया सेट करने लगी थी। क्या कर रही हो? आप चाय पीजिए ना। आप जा कहाँ रही हो? दरवाज़ा खोलने। वो पल्लू सर पर रख कर पलटी थी। ऐसे जाओगी? वो कप रखता हुआ आगे बढ़ उसका आंचल संभालते हुए बोला तो वो एक बार फिर शर्म से लाल हुई थी। स्नेह रुक ना सकी थी। फिर दरवाज़ा खोलते ही सामने आनो था। वो उसके साइड से निकलती हुई हवा हुई थी। इन्हें क्या हुआ है? वो बोला तो मोह ने उसे घूरा। घूरो मत, कल रात की मार अब भी याद है मुझे कि किसने कहा था बेड पर फैल कर सोने के लिए? मोह बोला। अच्छा सुनो, आज इंजीनियर आया है तो मना कर दो, आज मैं नहीं जा रहा कहीं। मैंने कोशिश की थी, मान नहीं रहा है मोह, तुम कहो तो मना कर देता हूँ। अब कल ही शादी हुई है तुम्हारी, स्नेह क्या सोचेगी? नहीं, मना मत करो, बहुत लोगों का नुकसान हो जाएगा। मैं चलता हूँ, शाम तक तो निपट ही जाएगा सब। बोलते हुए वो बाथरूम की तरफ गया था। स्नेह किचन में थी जब मोह तैयार होकर निकला था। मोह, नीता ने उसे पुकारा था।
जी माँ, कहीं जा रहे हो? हाँ, कुछ ज़रूरी काम है, कहिए। हॉल अच्छे से भरा हुआ था अभी के लिए। विवेक, अनुज और आनव भी नाश्ता करने के लिए वहीं सोफे पर बैठे हुए थे, क्योंकि डाइनिंग तो खाली नहीं था। पता नहीं काम काज में डाइनिंग खाना खाने के अलावा हर काम के लिए यूज क्यों होता है। पहले कंकड़ खुलवा लो, आज मंडप जाना है। तुम्हारी गांव वाली बुआ बुला रही हैं, चलो। वो बोली तो वो वॉच की तरफ नज़र डालता हुआ आगे बढ़ा। वो स्नेह को बुला लाई थी। इतने लोगों के बीच जब उसे उसके साथ खड़ा किया तो स्नेह के शर्म के मारे हालत खराब थी। वो तो अच्छा हुआ, ये नई बहू के पल्लू लेने की प्रथा आज उसे वरदान लग रही थी। देखो, एक हाथ से ही खोलना, दूसरा हाथ नहीं लगना चाहिए। पहले मुंह खोले तुम्हारा। अनुज की मौसी बोली तो मोह ने उसकी कलाई में बंधा हुआ वो कंकड़ एक हाथ से खोल दिया था। अब बारी स्नेह की थी। ऐसे ही नहीं, उसे समझदारी का टैग मिला था। एक हाथ से पल्लू पकड़ हल्का उठा, उसने धीरे से उसकी कलाई को छुआ था तो मोह की नज़रें उसके हल्के दिख रहे होठों पर टिकी थी। रस्म के बाद जब उसने जाने के लिए पूछा था तो स्नेह का दिल किया कि पूछ ले कब तक आएगा, पर झिझक में कह ना सकी। जल्दी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत हो तो फ़ोन कर लेना, मैंने चार्जिंग पर लगा दिया है हमारे कमरे में। ध्यान रखा करो फ़ोन का, कहीं भी फेंक देती हो। और हाँ, फ़ोन मैंने शिफ्ट किया है, अब तुम खुद भी शिफ्ट हो जाना अपने सामान के साथ। ठीक है। वो धीरे धीरे उसके पास खड़ा होकर इधर उधर देखते हुए खुद से बोला था, जो सिर्फ स्नेह को सुनाई दिया था। डार्क ग्रीन शर्ट, वाइट जींस में भीगे भीगे बालों में उसके पति देव पर नई नई शादी का बड़ा रूप उतरा था। शाम तक सब मेहमान स्नेह की मुंह दिखाई कर विदा हो गए थे। फिर क्या तूफान की स्पीड से स्नेह की जीजा जी और देवर जी दोनों रिश्तों को निभाते हुए विवेक और जेठ के रूप में देवर बनते हुए अनुज ने स्नेह को शिफ्ट कर दिया मोह के कमरे में। अब मोह तो था नहीं कमरे में, तो उसी के कमरे में बैठकर स्पीकर पर फोन कर सारी मंडली ने चुल्लू और इला को कल घर आने और रात तक स्नेह को विदा कराकर ले जाने का निमंत्रण दे दिया था। ठीक 8 बजे तक सारा पसारा समेट कमरे को कुछ सजा दिया गया। उस टाइम तो स्नेह का मारे शर्म के वो हाल हुआ कि बेचारी कमरे में रुकी ही नहीं। रात तक खाना पीना होने के बाद निहार जी और नीलेश जी ने भी उसे शगुन पकड़ा ही दिया। स्नेह, आज थोड़ा कम शर्माना। विभा उसे सोने जाने से पहले समझाने लगी तो विवेक ने उसे आंखें दिखाई। तुम शर्माओ, चल के पहले कमरे में, अपना वो देख लेगी। विवेक विभा को खींच कर ले जाता हुआ बोला और जाते हुए स्नेह को थम्स अप दिखाया। अब बिल्कुल वो अकेले थी कमरे में। उसने दरवाज़ा लगाया, सामने लगी तस्वीर में उसे देखता हुआ वो। उसने बेड पर रखी वही डीप नेक वाले ब्लाउज वाली साड़ी उठाई। मन लाज के आंचल में बंध गया, पर उसने गहरी सांस ली थी। सिर्फ वो ही प्यार नहीं करता उससे, उसे भी है और बहुत है, और वो आज ये जाहिर करेगी उन पर। दो लोगों में सिर्फ एक का ही जताने का हक नहीं होना चाहिए। आखिर आप उसके लिए खास हैं तो वो भी तो ये जाने कि आपके लिए वो कितना मायने रखता है। सोचते सोचते स्नेह लिपट गई थी उस लाल साड़ी में। उसने मुड़कर देखा, कुछ ज़्यादा ही डीप गला था। उठाकर पल्लू पीठ से पीछे घुमाकर आगे कर दिया। खुले बालों को बस हल्के से पीछे टक किया और उनमें सिंदूर की लालिमा बिखेर दी। उसका गोल मुंह खिल उठा था उस लाल बिंदी के साथ। शर्म की लाली से पैरों में पड़ी पायल, बिछुए और महावर, बस इतना ही श्रृंगार काफ़ी था। जब उनके प्रेम का श्रृंगार चेहरे पर समाया हो तो कोई और श्रृंगार किस काम का। आहट हुई थी हल्की और उसका दिल धड़का था। हाथ पैर जैसे ठंडे हुए थे, जैसे पहली बार उनकी नज़रों में उतरेगी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।